किसी किराए के मकान का सस्ते में मिल जाना किस्मत की बात होती है, लेकिन वो मकान जिसका है और वहां जो जो रहता है, क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि कई बार जो सामने दिखता है वो सच नहीं होता। ऐसी ही एक गलती अनिल भी करने जा रहा था। चलो बबीता, मैं चलता हूं। 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा। पापा, आप कहाँ जा रहे हो? बेटा मैं अनिल, एक बार फिर सोच लो, रत्नागढ़ शिफ्ट होना जरूरी है क्या? वो जगह ठीक नहीं है, तुम भी जानते हो। हम अपने बच्चों के साथ ऐसी जगह पर कैसे रहेंगे जहां लोग जाने से भी घबराते हैं? बबीता, ये क्या बोल रही हो? मैंने कहा था ना, ये सब बेकार की बातें हैं। तुम ज्यादा मत सोचो, मैं 1-2 दिन में लौट आऊंगा। लेकिन अनिल, वो जगह अच्छी नहीं है। अरे, अगर वो जगह अच्छी नहीं होती तो मुझे वहां की फैक्ट्री का मैनेजर क्यों बनाया जाता? हाँ, मैं आज जा रहा हूं ना, देखना इतना अच्छा घर ढूंढ के आऊंगा कि ना तो तुम्हें कोई शिकायत रहेगी और ना ही हमारे होने वाले बच्चे को। अनिल पर बस अब और कुछ मत कहो, बस निकल जाएगी मेरी। मैं चलता हूं। अनिल ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और वहां से रत्नागढ़ के लिए निकल गया। तो घाटियों और पहाड़ियों से होते हुए अनिल की बस धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रहे थे और लगभग 2 घंटे के बाद बस एक झटके से रुकी और कंडक्टर अनिल के पास आकर बोला, के भाया, गाड़ी में रहने का इरादा है के? घर न जाना तुमने? जी, पर अभी तो हम पहुंचे ही नहीं हैं? तो और कत्थे जाना है तुमने? आ तो गया राजसमंद। जी, लेकिन मुझे तो रत्नागढ़ जाना है। रत्नागढ़? रे बावरा हो गया के? तने पता नहीं है के कि रत्नागढ़ कैसी जगह सा? मैं समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? रे बंजर जमीन है वो, और शापित भी। कहते हैं वहाँ ऐसी शक्तियों का डेरा है जिसका हम इंसान सामना ना ही करे तो बेहतर है। हाँ, ये आप क्या बोल रहे हैं? देखिए प्लीज, ऐसी बातें करके मुझे डरा ही मत। मैं वहाँ किसी काम से जा रहा हूँ और मेरा वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज जरा जल्दी कीजिए। ठीक सा, हमारा काम था समझाना, बाकी आगे थारे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ थारी होगी। ओ ड्राइवर साहब, बस बढ़ा लो, साहब को रत्नागढ़ छोड़ के आना सा। उसके बाद वो बस तीखे पहाड़ी रास्तों से होती हुई रत्नागढ़ की ओर चल पड़ी और थोड़ी ही देर में वो वहां पहुंच भी गई। ले भाया, आ गया रत्नागढ़। मैं तो अब भी कहूं कि आज रात राजसमंद में काट ले, यहाँ सुबह आ जाना। बस वैसे भी वापस राजसमंद ही जावेगी तो छोड़ते चलेंगे तुम्हें। जी नहीं, थैंक यू, पर मैं यहीं उतर जाऊंगा। ठीक सा, जैसी थारी मर्जी, ईश्वर थारी रक्षा करे। तो उसके बाद अनिल वहीं उतर गया और वो बस लौटकर वापस राजसमंद चली गई। बस के जाते ही हर तरफ अंधेरा सा छा गया। तभी अचानक जोर की बिजली कड़की और अनिल को अपने सामने उस बिजली की रोशनी में एक औरत दिखी जो किसी घर की खिड़की से उससे ही देख रही थी। पर बिजली की चमक खत्म होते ही वो औरत गायब सी हो गई और हर तरफ वापस अंधेरा छा गया। हाँ? कौन है? हेलो हेलो, कोई दिखा तो जरूर था मुझे। एक काम करता हूं, आगे जाकर देखता हूं, क्या पता कुछ हेल्प मिल जाए। तो अनिल थोड़ा आगे आया ही था कि उसे अपने सामने एक आलीशान हवेली दिखी, लेकिन उस हवेली को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत दिनों से बंद पड़ी हो। देखने में तो अच्छी खासी हवेली लग रही है। दरवाजा खटखटा के देखता हूँ। कौन है वहां? हाँ? कौन है? हाँ? कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? जी वो जवाब दे। जी वो मैं यहाँ अपने ऑफिस के काम से आया था और पागल हो गया है क्या? तुझे यहाँ कौन सा काम पड़ गया?
जानता भी है तू कहाँ खड़ा है? जी नहीं, पर मैं... लड़के, अभी के अभी यहाँ से चला जा। ये जगह ठीक नहीं है। अगर यहाँ फंस गया तो जिंदगी भर के लिए निकल नहीं पाएगा, समझा? जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? जो बोल रहा हूं ध्यान से सुन। इस हवेली से जितनी दूर हो सके चला जा। देखिए, शायद आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं बस यहाँ पर रात गुजारने के लिए आया था, क्योंकि यहाँ खिड़की पर मुझे कोई औरत दिखी थी। क्या? जी। अनिल के इतना कहते ही वो आदमी एकदम से चुप हो गया और पलटकर वहां से जाने लगा। तो अनिल ने कहा, अरे भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने सोचा था तुझे बचा लूंगा, पर अब जो तेरे साथ होगा उससे तुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। हाँ? इतना कहने के बाद वो आदमी वहां से निकला और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। भाई साहब सुनिए तो, भाई साहब अजीब आदमी है। अभी तो मुझसे बातें कर रहा था, अब खुद ही पता नहीं कहां चला गया। अरे भाई साहब, कहां गए आप? कौन है वहां? कौन शोर मचा रहा है? हाँ? जब अनिल ने पलटकर उस हवेली को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जो हवेली अभी कुछ देर पहले तक बिल्कुल वीरान लग रही थी, वो अब पूरी तरह जगमगाने लगी थी और उसके ठीक सामने एक आदमी हाथों में लालटेन लिए खड़ा था। कौन हो तुम? और यहां क्या कर रहे हो? आप? पर आप तो अभी अभी उस तरफ गए थे। क्या क्या बोल रहे हो तुम? अरे अभी आप ही तो थे जो मुझसे बातें कर रहे थे और मुझे ऐसे चले जाने को कह रहे थे। शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैंने तो बाहर का शोर सुनकर हवेली का दरवाजा खोला है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम काफी परेशान दिख रहे हो। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को? जी मेरा नाम अनिल है। मैं यहाँ काम के सिलसिले से आया हूँ। काम? कैसा काम? जी यहाँ एक फैक्ट्री में मैनेजर अपॉइंट हुआ हूँ, तो मैं यहाँ फैक्ट्री देखने आया हुआ था। रात ज़्यादा हो गई थी तो सुबह के लिए आसरा ढूंढ रहा था, पर शायद मैंने आपको परेशान कर दिया। मैं चलता हूँ। रुको। हाँ? कहाँ जाओगे अभी? यहाँ रत्नागढ़ में किसी को जानते हो? जी नहीं, पर मैं कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। नहीं, बेहतर यही होगा कि आज रात हवेली में ही बिता लो। हाँ? अरे पर रानी सा, कोई मेहमान आया है। उस आदमी के मुंह से रानी सा का नाम सुनकर अनिल चौंक सा गया। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। मेहमान को हवेली में ले आओ, मैं अभी आती हूँ। रानी की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था मानो किसी राजघराने की महारानी ने आदेश दिया हो। तो अभी अनिल अपने ख्यालों में ही था कि पास खड़े उस आदमी ने अनिल से कहा, चलो, रानी सा तुम्हारा इंतजार कर रही है। आप लोग परेशान मत होइए, मैं कोई और ठिकाना ढूंढ लूंगा। नहीं, तुम हमारे मेहमान हो, तुम्हारा आदर सत्कार करना हमारा फर्ज है। आओ अंदर। जी थैंक यू, पर इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। जरूरत है। हाँ? अगर तुम अंदर नहीं आए तो लांछन रानी सा पर लगेगा, इसीलिए आओ अंदर चलो। तो उस आदमी की बात मानकर अनिल हवेली के अंदर चला आया और अभी उसे अंदर आकर बैठे हुए कुछ ही समय हुआ होगा कि तभी उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की आकर खड़ी हो गई। उसने बिल्कुल रानी महारानियों की तरह कपड़े पहने हुए थे और देखने में भी वो बहुत खूबसूरत थे। तो अनिल उसे देख ही रहा था कि उसके बगल में बैठा हुआ आदमी खड़ा हुआ और बोला, खम्मा घनी रानी सा। इतना सुनते ही अनिल भी हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। खमा घनी रानी सा। खम्मा घनी, बैठिए। जी थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी मैं अनिल। माफ कीजिएगा, इतनी रात को आप लोगों को परेशान कर दिया।
कोई बात नहीं, दरवाजे पर आया हर कोई मेहमान ही होता है, चाहे वो इंसान हो या कोई और। जी? रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। खैर कहिए, हमारे रत्नागढ़ में कैसे आना हुआ? जी, वो दरअसल मेरी कंपनी ने मुझे रत्नागढ़ की फैक्ट्री का मैनेजर बनाया है, तो बस यहाँ फैक्ट्री देखने चला आया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। महेंद्र, जाओ और हमारे मेहमान के लिए रात के खाने का इंतजाम करो। वैसे भी मुझे इनसे ढेर सारी बातें करनी है। जी रानी साहब। उसके बाद महेंद्र रसोई में चला गया और उसके जाते ही रानी अनिल से बोली, अब आप मुझे पूरी बात बताइए, आप यहाँ और किस काम से आए हैं? रानी साहब, वो मैं यहाँ फैक्ट्री देखने के साथ साथ किराए का मकान देखने भी आया हूँ। ओह, किराए का मकान? खुद के लिए? जी नहीं, मेरी फैमिली के लिए। हम सब यहीं शिफ्ट होने वाले हैं। तो आप लोग इसी हवेली में क्यों नहीं आ जाते? मैं वैसे भी यहाँ कभी कभार ही आती हूँ। महेंद्र आप लोगों का अच्छे से ध्यान रखेगा। अरे नहीं रानी साहब, ये तो बहुत ही बड़ी हवेली है, मैं यहाँ रह के क्या करूँगा? क्यों, आपको मेरी हवेली पसंद नहीं आई? नहीं नहीं रानी साहब, ऐसा नहीं है, मैं बस कोई मामूली सा किराए का मकान ढूंढ रहा था। तो आप यहाँ रहकर किराया दे देना। रानी साहब, इस हवेली का किराया भरते भरते मेरी जिंदगी निकल जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं कोई छोटा सा घर देख लूंगा। पर मैंने आपसे कहा ना, मैं यहाँ ज्यादा नहीं रहती, यह हवेली खाली ही रहती है। आप यहाँ आराम से कम किराए पर भी रुक सकते हैं। पर मैं तो 8-9 हजार के अंदर घर देखने वाला था। आप किराया 3-4 हजार भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या, सच में? हाँ बिल्कुल, आप बस जल्द से जल्द अपने परिवार को यहाँ ले आइए। वैसे कौन कौन है आपके परिवार में? जी, मेरी वाइफ है, एक बेटी है और एक बहुत जल्द एक नन्हा मेहमान भी आने वाला है। बहुत अच्छे, तो आपकी पत्नी पेट से है? जी। क्या नाम है आपकी पत्नी का? बबीता। बबीता। अभी अनिल और रानी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वो आदमी रसोई से भागा हुआ अनिल के पास पहुंचा और उससे अजीब किस्म के सवाल करने लगा। कब से प्रेग्नेंट है तुम्हारी पत्नी? जी? कितने महीने हो गए? 5 महीने। पत्नी को खाने में क्या पसंद है? हाँ? डिलीवरी कब है बच्चे की? आप ये आप बताओ मुझे। ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं? माफ कीजिएगा, दरअसल महेंद्र इन बातों पर थोड़ा ज्यादा ही उत्सुक हो जाता है। क्यों, है ना महेंद्र? जी रानी साहब, माफ कीजिएगा। मुझे लगता है तुम्हें अपना ध्यान खाना बनाने पर देना चाहिए। जी रानी साहब। रानी के इतना कहते ही महेंद्र वापस रसोई में चला गया, मानो वो रसोई की ओर अपनी मर्जी से नहीं बल्कि डर की वजह से जा रहा हो। तो उसके जाते ही अनिल बोला, रानी साहब, ये महेंद्र जी इतने ज्यादा परेशान क्यों दिख रहे थे? वो दरअसल उसकी पत्नी के साथ गर्भ के 5वें महीने में कुछ अनहोनी हो गई थी, शायद इसलिए वो उस बात को भूल नहीं पाया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि उनके साथ क्या हुआ था? नहीं, ये उसका व्यक्तिगत मामला है, और वैसे भी मेहमानों को इतना सवाल करना शोभा नहीं देता, है ना? जी रानी साहब, माफ कीजिएगा। रानी से बात करने के बाद अनिल के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे थे, क्योंकि रानी के बात करने का अंदाज कुछ अजीब सा था। ऐसा लगता था मानो उसकी हर बात में कोई राज छिपा हो। धीरे धीरे रात गहराने लगी थी।
और कुछ ही देर में महेंद्र ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया था। पूरी की पूरी डाइनिंग टेबल तरह तरह के पकवानों से भरी हुई थी। ये इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी महेंद्र जी? मैं इतना थोड़े खा पाऊंगा। आप हमारे मेहमान हैं, आपकी खातिरदारी करना हमारा फर्ज है। खाना शुरू कीजिए। अनिल ने अपने खाने की तरफ देखा ही था कि उसे अपनी कटोरी में रानी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा और चेहरे को देखते ही उसके होश उड़ गए। अनिल के घबराए हुए चेहरे को देखकर रानी बोली, डर से अक्सर भूख मर जाया करती है। खाना खाइए, क्या पता आगे ऐसी दावत का मौका मिले या ना मिले। जी वो मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे खाने का मन नहीं हो रहा। महेंद्र, जी रानी साहब। हमारे मेहमान को उनका कमरा दिखा दीजिएगा, उनके सोने का वक्त हो चुका है। इतना कहकर रानी डाइनिंग टेबल से उठकर चली गई। रानी के जाते ही महेंद्र ने अनिल से पूछा, तुम्हें सच में भूख नहीं है? जी। तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। दरअसल मैं सोच रहा था कि मैं हवेली के बाहर ही रुक जाऊंगा। आप लोगों को तकलीफ देना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। रानी सा का आदेश है, तुम मेहमान हो, तुम्हें हवेली में बुलाने के बाद ऐसे नहीं छोड़ सकते। आ जाओ, कमरा दिखा दूं। महेंद्र की बात को अनिल मना नहीं कर पाया और वो उसके साथ एक कमरे में चला आया। कमरा काफी बड़ा था। सामने एक बड़ा सा बिस्तर था और उसके ठीक पीछे एक बड़ी सी खिड़की थी जिस पर खूबसूरत पर्दे लगे हुए थे। कमरे में आने के बाद महेंद्र ने एक पानी की बोतल को बेड के सिरहाने रखते हुए कहा, आज रात यहीं आराम कर लो और कोई भी जरूरत हो तो सामने का दरवाजा खटखटा देना। मैं वहीं सोता हूं। ध्यान रहे, मुझे आवाज मत लगाना वरना रानी साथ जाग जाएंगी। जी ठीक है। इतना कहने के बाद महेंद्र वहां से चला गया। अनिल भी अब आराम से बिस्तर पर लेट गया। उस मखमली बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई, पर कुछ ही देर बाद उसे अपने पीछे वाले खिड़की के पर्दे के सरकने की आवाज आने लगी, मानो कोई उसे अपने हाथों से धीरे धीरे हटा रहा हो। तो जब अनिल ने अपनी आंखें खोली तो उसे अपने सामने एक परछाई सी दिखी, मानो खिड़की के पीछे कोई खड़ा हो। पर जब उसने पीछे पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर वो पर्दे अपनी जगह से हटे हुए जरूर थे, जिसे देख के अनिल और भी घबरा गया। कौन है? कौन है बाहर? हेलो? तभी अनिल की आवाज सुनकर महेंद्र भागा भागा कमरे में चला आया। क्या हुआ? हाँ? क्यों शोर मचा रहे हो? मना किया था ना शोर करने से। अरे पर मुझे लगा मेरे कमरे में कोई था। कोई था? क्या मतलब कोई था? वो मेरे पीछे की खिड़की पर ऐसा लगा जैसे कोई था। हाँ? अभी तो नहीं होना चाहिए था ये। जी? तुमने किसी का चेहरा देखा था? पता नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं। हो सकता है मेरा वहम होगा। मैं ऐसा करता हूं, तुम्हारे लिए कुछ और भी रख देता हूं। हाँ? अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पानी की बोतल यहाँ रखी तो है, मैं बस थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। इतना कहकर अनिल ने अपने सामने रखी बोतल को उठाया ही था कि महेंद्र चिल्ला कर बोला, नहीं, बोतल वापस रखो। सॉरी, पर मुझे पानी पीना था। ये बोतल पानी पीने के लिए नहीं है। हाँ? क्या मतलब? देखो, जो मैं कहने वाला हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना। हाँ? ये जगह ठीक नहीं है। आज की रात गुजार लो और सुबह होते ही तुम इस हवेली से चले जाना। हाँ? क्या? हाँ। ये आप क्या बोल रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो आप और रानी साहब मुझे यहाँ रुकने को बोल रहे थे, मुझे यहाँ किराए पर रहने के लिए जगह भी दे रहे थे। फिर अब आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? ये बहस का वक्त नहीं है, इसीलिए जितना कह रहा हूं मान लो। तुम पढ़े लिखे हो, मैंने पूरी बात समझाई तो विश्वास नहीं कर पाओगे, इसीलिए बेहतर यही होगा कि सुबह होते ही
तुम इस हवेली से चले जाओ। मैं अभी तुम्हें जाने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी खतरा ज्यादा होगा। क्योंकि अगर उसने तुम्हें अभी देख लिया तो तुम लौट कर कभी घर नहीं जा पाओगे। हाँ? जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और कौन देख लेगा मुझे? आप किसकी बात कर रहे हैं? इस बॉटल को अपनी जगह से मत हिलाना और सुबह होते ही यहां से चले जाना। और हाँ, भूल से भी पर्दे हटाकर बाहर मत देखना। शुभ रात्रि। इससे पहले कि अनिल कुछ कह पाता, महेंद्र वहां से चला गया। पर उसकी बातें सुनने के बाद अनिल का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, मगर उनका जवाब देने वाला कोई नहीं था। तो वो डरते डरते अपने बिस्तर पर दूसरी ओर तकिया लगाकर लेट गया। उसे अब भी रह रहकर महेंद्र की पर्दे हटाकर न देखने वाली बात याद आ रही थी, और बार बार उसकी नजर सामने के पर्दे पर चली जा रही थी। पर शायद लंबे सफर से अनिल इतना ज्यादा थक चुका था कि कुछ ही देर में उसकी दोबारा आंख लग गई। पर जैसे ही घड़ी में 3 बजे अनिल को नींद में ही किसी की आवाज सुनाई देने लगी, किसी औरत की आवाज। अनिल, अनिल, मेरे पास आओ अनिल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। आ जाओ, आओ मेरे पास। तभी उसके सिरहाने पड़ी शीशे की बोतल अचानक जमीन पर गिरकर टूट गई। बोतल टूटने की आवाज सुनकर महेंद्र भागा भागा उसके कमरे में आ गया। ये क्या किया? मैंने मना किया था ना इस बोतल को छूने से। इसे हाथ क्यों लगाया? अरे मैंने इस बोतल को छुआ भी नहीं है। तो फिर ये जमीन पर कैसे गिर गई? अरे मुझे नहीं पता। पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा है, और उसके बाद जैसे ही मेरी आंख खुली, ये बोतल अपने आप जमीन पर गिर गई। क्या? हाँ। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। हाँ जी? इसका मतलब वो इस कमरे में आ चुकी है। रात के 3 बज चुके होंगे। हाँ, 3:15 हो रहे हैं। पर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मामला बहुत बिगड़ चुका है, क्योंकि उसका खेल शुरू हो चुका है। खेल? किसका खेल? रानी सा का खेल। रानी सा का? अरे आप ठीक से क्यों नहीं बताते कि आखिर बात क्या है? यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है? हाँ? ये किसकी रोने की आवाज है? कहीं कहीं रानी सा की तो नहीं? हमें जाकर देखना चाहिए। नहीं। हाँ? क्या? क्या मतलब नहीं? ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ पर रानी सा... मैंने कहा ना, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ? कुछ भी हो जाए, सुबह होने तक तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। अरे पर महेंद्र, शायद रानी सा आपको बुला रही है। जानता हूँ, रानी सा गुस्से में। गुस्से में? क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को कह दिया, इसीलिए। महेंद्र, मैं चलता हूँ, पर तुम कमरे से भूल कर भी बाहर मत निकलना, किसी भी हालत में नहीं। इतना कहकर महेंद्र उस कमरे से बाहर चला गया, और उसके बाहर जाते ही मानो सब कुछ बिल्कुल शांत सा हो गया। न तो अब कोई रो रहा था और न ही कोई आवाज लगा रहा था। पर इससे पहले कि अनिल इस सब का मतलब समझ पाता, उसके कमरे के बाहर से किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज आने लगी। हाँ? ये कैसी आवाजें हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा है। पर कौन? हाँ? ये इन मंत्रों में मुझे अपना और बबीता का नाम क्यों सुनाई दे रहा है? ये यहाँ पर हो क्या रहा है? अभी अनिल उन मंत्रों के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक वो आवाजें आनी बंद हो गई, और फिर अचानक किसी आदमी के चीखने की आवाजें आनी शुरू हो गई। हाँ? ये तो महेंद्र की आवाज है। पर वो इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? वो ठीक तो है?
क्या करूं? बाहर जाकर देखूं क्या? पर उन्होंने तो मुझे बाहर निकलने से मना किया है। नहीं, मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। वो मुसीबत में है, मुझे बाहर जाना ही होगा। तो इसके बाद अनिल एक झटके से अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। बाहर उसे महेंद्र तो नहीं दिखा, पर उसके सामने रानी जरूर खड़ी थी, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। महेंद्र ने बाहर निकलने से मना किया था ना, फिर भी आप बाहर आ गए। चलिए, अब आप भी हमेशा यहीं रहेंगे। अनिल को जब तक रानी की कही बात समझ आती, उसे अपने बगल से महेंद्र की आवाज आई। तुम कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? मना किया था ना बाहर निकलने से। अरे पर मुझे आपके जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं। वो मैं नहीं था। हाँ? तो फिर कौन था? तुम ये बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि कमरे से बाहर आकर तुमने किसी को देखा तो नहीं था ना? हाँ, देखा था ना। रानी सा अभी यही थी। क्या? हाँ, पर इसीलिए मैंने तुम्हें कमरे के अंदर रहने को कहा था। ये ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। पर हुआ क्या? कुछ नहीं, तुम अंदर कमरे में जाओ, सुबह मिलते हैं। उसके बाद अनिल ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में जाकर सो गया। उस रात और कुछ भी नहीं हुआ। पर अगली सुबह जब अनिल रानी से मिला तो उसने कहा, उम्मीद है आपको अच्छे से नींद आई होगी। जी। तो कहिए, आप अपने परिवार को यहाँ कब लेकर आ रहे हैं? जी, मैं आज वापस जाऊंगा तो कल उन्हें लेकर यहाँ आ जाऊंगा। आपका जाना जरूरी है? हाँ, मैं उन्हें लेकर कैसे आऊंगा? आप चाहे तो गाड़ी हम भिजवा देते हैं, वो खुद ब खुद यहाँ आ जाएंगे। थैंक्स, पर मुझे घर का सामान भी साथ लाना होगा। अरे, सामान की क्या जरूरत है? इस पूरी हवेली में जो कुछ भी है आप ही का तो है। थैंक यू सो मच, पर शायद हमें कुछ सामान तो लाना ही पड़ेगा। मैं चलता हूँ। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। हाँ? मतलब? मेरी हवेली से कोई खाली हाथ नहीं जाता, ये मेरी तरफ से। जी, ये कुछ नहीं, बस आपके और आपकी पत्नी के लिए एक छोटा सा तोहफा है। अंगूठी और सिंदूर की डब्बी, पर इसकी क्या जरूरत थी रानी सा? देने को तो मैं सोने की अंगूठी और हार भी दे सकती थी, पर मुझे पता है कि आप खुददार आदमी हैं, इसलिए एक मामूली सी चांदी की अंगूठी ही भेंट की है। पहनेंगे ना इसे आप? जी जी रानी सा। तो पहनिए ना। जी, अच्छी है। मुझे खुशी हुई कि आपको अंगूठी पसंद आई। आपकी पत्नी को तो मैं अच्छे से नहीं जानती हूँ, इसलिए उनके लिए बस एक सिंदूर की डिब्बी दी है। उनसे कहिएगा कि यहाँ आते हुए इसे लगाकर जरूर आएं। जी ठीक है रानी सा, आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। जरूर, जल्दी लौटिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। जी जी रानी सा। हवेली से निकलने के बाद अनिल राजसमंद पहुंचा और वहां से घर जाने के लिए उसे वो ही बस मिली जिससे वो रत्नागढ़ आया था। अनिल अपनी सीट पर बैठा ही था कि तभी बस के अंदर एक बुढ़िया घुसी और वो कंडक्टर उस पर चिल्लाने लगा। ए बुढ़िया, तू फिर आ गई? मना किया है ना तुझे बस में चढ़ने से, किराया तू दे ना सके, बस फालतू में बस में चढ़े जावे है। अरे अब तो छोड़ दे, अपने बेटे को ढूंढना, छोड़ के चला गया वो तुझे। ऐसा मत बोल, वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। अच्छे से जानती हूँ मैं कि वो कहाँ है, बस अब वो मेरे पास लौट नहीं पा रहा है। हाँ, तेरी ये कहानी सुन के थक गया सू मैं, जा अंदर जाकर बैठ जा। कंडक्टर के इतना कहते ही वो बुढ़िया धीरे कदमों से चलती हुई
अनिल के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। अनिल उस बुढ़िया को देख ही रहा था कि तभी कंडक्टर ने उससे कहा, के भाया लौट आए रत्नागढ़ से, हो गया थारा जरूरी काम? जी हो गया। उसके बाद कंडक्टर कुछ नहीं बोला, पर रत्नागढ़ का नाम सुनते ही वो बुढ़िया एकदम से अनिल की तरफ मुड़ गई। तू रत्नागढ़ से आ रहा है? जी। तुझे वहाँ मेरा बेटा मिला था क्या? बेटा? अम्मा, मुझे कैसे पता होगा आपके बेटे के बारे में? मैं तो पहली बार गया था रत्नागढ़। वो वही रहता है सालों से। ओह, पता नहीं अम्मा, मैं नहीं जानता। तू रत्नागढ़ में कहाँ रुका था? वो हवेली है ना, रानी सा की, वहीं पर। हवेली? जी। फिर तो तूने मेरे बेटे को देखा होगा ना? वो उसी हवेली में तो रहता है। हाँ, कहीं आप महेंद्र की बात तो नहीं कर रही? हाँ, वही तो है मेरा बेटा। कैसा है वो? 10 साल से उसका चेहरा नहीं देखा मैंने। अरे क्यों, वो आपसे मिलने नहीं आया? नहीं, 10 साल हो गए, पर मेरा महेंद्र उस हवेली से कभी लौटा ही नहीं। 10 साल? पर इतने सालों में वो आपसे मिलने क्यों नहीं आया? मुझे पता नहीं बेटा। जाते वक्त अपने साथ अपनी बीवी को भी ले गया था वो भी तब जब से वो पेट से थी। मैंने बहुत समझाया था उसे, पर उसने मेरी एक बात नहीं मानी, और वहाँ जाते ही मेरी बहू खत्म हो गई। रह गया तो बस मेरा बेटा महेंद्र, अकेला। फिर भी कभी मेरे पास वो लौट कर नहीं आया। न जाने ऐसा क्या लगाव हो गया है उसे उस खाली हवेली से। खाली हवेली? हाँ, हवेली वीरान ही तो है। महेंद्र के अलावा कोई नहीं रहता है वहाँ। अरे नहीं, रानी सा भी रहती है वहाँ। मैं तो खुद उनसे मिलकर आ रहा हूँ। अब मुझ बूढ़ी को ज्यादा नहीं पता है बेटा। मैं तो वही बोलती हूँ जो लोग कहते हैं। मुझे तो बस अपने बेटे की चिंता लगी रहती है। उस बुढ़िया की बातें सुनकर अनिल को दुख तो हुआ, पर वो इस मामले में ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद की और घर पहुंचने का इंतजार करने लगा। उस शाम घर पहुंचकर जब अनिल ने अपनी पत्नी से रत्नागढ़ चलने के लिए कहा तो वो बोली, पर इतनी जल्दी क्या है? आपने तो अभी तक फैक्ट्री भी नहीं देखी है। अरे फैक्ट्री तो मैं वहाँ जाने पर ही देख लूंगा, वो तो मेरी ही कंपनी की ब्रांच है। उसकी चिंता क्यों करती हो? वैसे भी मैं रत्नागढ़ अपनी फैक्ट्री देखने थोड़ी गया था। मुझे तो हमारे लिए एक अच्छा सा घर ढूंढना था, और थैंकफुली मुझे मिल भी गया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो घर कितना सुंदर है बबीता। घर नहीं, हवेली है वो, हवेली। ऊपर से किराया भी इतना कम है। मैं इतने अच्छे घर को हाथ से जाने नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन ऐसे अचानक कैसे चले जाएं? इतना सामान भी तो है। अरे हमारे काम का सब कुछ है वहाँ, और अगर कुछ जरूरत पड़ी तो यहाँ से शिफ्ट करवा लेंगे। पर बबीता ज्यादा सोचो मत। ऐसे अनजान शहर में इतने अच्छे घर का मिल जाना बहुत किस्मत की बात होती है। और तो और वहाँ तुम्हारी भी बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। मतलब? अरे हमारे साथ रानी सा का वो आदमी भी तो रहेगा ना, महेंद्र। जब तुम्हें बेबी होगा तो घर के सारे काम वो देख लेगा, इसलिए तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। पता नहीं अनिल, मुझे एक अजीब सी घबराहट हो रही है। मैंने रत्नागढ़ के बारे में कभी भी अच्छी बातें नहीं सुनी है। पता नहीं वहाँ जाना ठीक भी होगा या नहीं। अरे बबीता, तुम अब भी इन सब अफवाहों के चक्कर में पड़ी हो। जब मैं खुद वहाँ जाकर देख चुका हूँ तो फिर दिक्कत क्या है? चलो अब जल्दी से निकलते हैं, नहीं तो रात ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, वहाँ पे जो रानी सा थी ना, उन्होंने ये सिंदूर दिया है तुम्हारे लिए, इसे लगा लेना। क्यों? लगाने की क्या जरूरत है? अरे समझो ना, रानी सा है वो, मकान मालकिन है। उनका मान रखने के लिए सिंदूर लगा ही लोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा? लगा लो, उन्हें भी अच्छा लगेगा। अब चलो जल्दी करो, हमें निकलना होगा। हाँ, मैं आती हूँ। रत्नागढ़ के बारे में सुनकर बबीता वैसे ही बहुत परेशान थी, और जब अनिल ने उसे वो सिंदूर की डिब्बी दी तो वो और भी ज्यादा घबरा गई। इसीलिए वो सीधी अपने घर के मंदिर के पास चली आई और उस सिंदूर की डिब्बी को बजरंगबली के चरणों में रखते हुए बोली, हे बजरंगबली, रत्नागढ़ से आई किसी भी चीज को मैं अपने पास नहीं रख सकती, इसीलिए मैं ये आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। वैसे भी मैं बस आपके नाम का ही सिंदूर लगाती हूँ। मैं आपके पास से अपने परिवार के लिए
ये कलावा लेकर जा रही हूँ, आप हमारी रक्षा करना। तो उसके बाद बबीता वापस कमरे में आई और तनु की कलाई पर भी वो धागा बांध दिया। पर जैसे ही वो कलावा लेकर अनिल के पास पहुंची, बबीता, ये सब क्या कर रही हो तुम? वहां जाकर ये सब कर लेना, अभी जल्दी निकलते हैं प्लीज। अरे लेकिन अनिल। इससे पहले कि बबीता कुछ कह पाती, अनिल जल्दबाजी में घर से निकल गया और उसके पीछे पीछे बबीता और तनु को भी आना पड़ा। तो अगले कुछ ही घंटों में वो लोग रत्नागढ़ की उसी हवेली के सामने पहुंच गए जिसके बारे में अनिल ने उन्हें बताया था। पर हवेली के सामने आते ही बबीता के कदम मानो जम से गए। बबीता, क्या हुआ? आओ अंदर चलो, देखो कितनी सुंदर हवेली है। रानी सा हमारा इंतजार कर रही होंगी। हाँ मम्मी, चलो ना। नहीं, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अजीब? क्या अजीब? पता नहीं, पर मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। मुझे नहीं लगता हमें अंदर जाना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो बबीता? अच्छी खासी हवेली है, चलो ना अंदर चलते हैं। नहीं, मैं और तनु कहीं नहीं जाएंगे। हम वापस घर लौट रहे हैं, चलो मेरे साथ। कैसी बातें कर रही हो बबीता? अब तो ऐसी बातें मत करो प्लीज, जल्दी से अंदर चलो वरना ठंड बढ़ जाएगी। मैंने कहा ना, मुझे सही नहीं लग रही है ये जगह। और सबसे पहले तो तुम वो कलावा बांधो। अरे बबीता, तुम रानी सा। तो आप आ गए, अंदर आ जाइए और अपने परिवार को भी लेते आइए। जी रानी सा, मैं तो कब से कह रहा हूँ अंदर चलने को, ये मान ही नहीं रही है। ऐसा अक्सर ही होता है। आप भी जब पहली बार आए थे तो अंदर आने से घबरा रहे थे, पर क्या है ना, थोड़ी जोर जबरदस्ती करो तो लोग अंदर आ ही जाते हैं। और एक बार किसी ने अंदर आने का मन बना लिया तो उसे इस हवेली से लगाव हो ही जाता है। खैर, मैं आप लोगों का इंतजार करूंगी। उम्मीद है अनिल आपको हमारे पास ले ही आएंगे। खम्मा घनी। उसके बाद रानी वहां से चली गई, पर उसके जाते ही अनिल की अंगूठी में एक अजीब सी रोशनी सी हुई और वो मानो पागल सा हो गया। चल अंदर, हम रानी से को और इंतजार नहीं करा सकते। अनिल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बोला ना अंदर चल। पापा, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? सवाल करना बंद कर, अंदर चल चुपचाप। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे दूसरे तरीके अपनाने होंगे। अनिल, क्या कह रहे हो तुम? तू अंदर आने से मना कर रही है ना, पर अपनी बेटी के पीछे पीछे तो तू भागी भागी आएगी। चल रे लड़की, हमें हवेली में जाना है। हाँ पापा? तनु कहीं नहीं जाएगी। ऐसे कैसे नहीं जाएगी? अभी घसीट कर ले जाऊंगा मैं इसे अंदर। अनिल नहीं, ये क्या बोल रहे हो? हे बजरंग बली, रक्षा करो। ए लड़की, चल। अनिल ने तनु का हाथ पकड़ा ही था कि एक जोर की बिजली कड़की और अगले ही पल अनिल जमीन पर अपने हाथ को पकड़कर बैठ गया। अनिल? पापा, क्या हुआ? ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। तुम रुको, तुम्हें रानी सा ही ठीक करेंगे। मैं उन्हें बुलाकर आता हूँ। इतना कहते ही अनिल भागता हुआ हवेली के अंदर चला गया और बबीता और तनु उसे एकटक देखते रह गए। मम्मी, ये क्या हो रहा है पापा को? वो इतने गुस्से में क्यों हैं? और वो अकेले अंदर क्यों चले गए? इससे पहले कि बबीता कुछ बोल पाती, उन्हें हवेली के अंदर से अनिल की जोरों की चीखने की आवाजें आने लगी। पापा। तनु बेटा, जल्दी अंदर आ। हाँ, पापा बुला रहे हैं। चलो मम्मी, लगता है पापा को चोट लगी है। नहीं बेटा। हाँ? हम अंदर नहीं जाएंगे। क्या? पर क्यों मम्मी? देखो ना, पापा को दर्द हो रहा है, वो हमें बुला रहे हैं। नहीं तनु, वो तेरे पापा नहीं है। हाँ? पापा नहीं है? मतलब? पता नहीं, पर हमें इस जगह से जल्द निकलना होगा। पर मम्मी। तो चल मेरे साथ तनु। तो उसके बाद बबीता और तनु वहां से फौरन बस लेकर अपने घर के लिए निकल गए। मम्मी, हवेली के पास क्या हुआ था? और पापा मेरा हाथ पकड़ने के बाद जमीन पर क्यों गिर गए थे? और जब उन्होंने अंदर जाकर हमें आवाज लगाई तो हम उस हवेली के अंदर क्यों नहीं गए? मैंने कहा ना बेटा, वो तेरे पापा थे ही नहीं। सच तो ये है कि तेरे पापा रत्नागढ़ से कभी लौटे ही नहीं थे। शायद इसीलिए वो बजरंग बली का कलावा बांधने से इनकार कर रहे थे। और तूने देखा ना,
कलावा को छूते ही वो कैसे जमीन पर गिर पड़े। तो बजरंगबली हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे। हाँ बेटा, वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। पर मम्मी पापा का क्या, वो कहाँ चले गए और हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? पता नहीं बेटा, पर शायद तेरे पापा अब कभी लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने लोगों से हमेशा सुना था एक बार जो रत्नागढ़ अपनी मर्जी से गया वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आता है।